बहुत समय के बाद टीवी के खबरों में युद्ध हेडलाइन में है। सबसे पहले तो रशिया और यूक्रेन और उसके बाद अब चाइना और ताइवान के बीच में भी टकराव लगातार बढ़ रहा है। इन सब के बीच हम सबके मन में एक सवाल आता है, सवाल कि अगर भारत के इतने नजदीक चाइना और ताइवान में युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या भारत अभी भी एक आंतरिक युद्ध से जूझ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हमारे साथ हैं श्री गोलोक बिहारी राय। आप लंबे समय तक सीमा सुरक्षा जागरण मंच से जुड़े रहे हैं, उसके बाद अभी आप राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। आप लंबे समय तक देश की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी नीतियों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम गोलोक बिहारी राय जी से अपने मन के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार गोलोक जी, आज जब हम देखते हैं, जब हम चाइना और ताइवान का युद्ध देख रहे हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न है कि अगर चाइना और ताइवान के बीच में सचमुच युद्ध छिड़ जाता है, फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ जाता है, तो इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? निकट भविष्य में युद्ध की बड़ी संभावनाएं नहीं हैं और इस तरह की जो भी कठिनाई का प्रश्न दिखाई पड़ रहा है ये कूटनीतिक मामलों से हल होने वाली है, होगी भी। परंतु एक वातावरण तो है ही, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया तो कहा जा सकता है कि ताइवान और चाइनीज युद्ध की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी, परंतु यूक्रेन के अंदर किसी रीजन का इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ था, उसमें रशिया का इंटरेस्ट ही केवल जुड़ा हुआ था। ताइवान स्वयं में ताइवान नहीं है, ताइवान एक कल्चर है। ताइवान एक चीन की पुराना इतिहास है और उसके साथ साथ उस पूरे रीजन की ऑटोनॉमी है, जिसे आज आप या दुनिया जो है ये कहने में लग गई है, चीन ने कहलवा भी लिया कि ये साउथ चाइना सी है। जो मलय सागर हुआ करता था उसमें दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वह एक ट्रेड रूट है विश्व का, अब बड़े ट्रेड का रूट है। 80% विश्व के ट्रेड, वह भी ऊर्जा का ट्रेड उसी रूट से होता है, मलक्का से ही होता है। इसलिए जो है ऐसा नहीं कि युद्ध की स्थिति एकाएक खड़ी हो सकती हो, परंतु कूटनीतिक प्रयास जारी भी है, आगे जारी भी रहेगा और कूटनीतिक प्रयासों से इसका सही निराकरण निकल सकता है और उसकी ऑटोनॉमी भी उसी तरह से सुरक्षित रहेगी। दुनिया जो है लंबे समय के बाद युद्ध नहीं देख रही है, दुनिया सतत युद्ध देख रही है। चीन ने तिब्बत को ले लिया, चीन ने इनर मंगोलिया ले लिया। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता। जब युद्ध लड़ने की बात होती है तो युद्ध जितना सीमा पर होता है उतना ही घरों के अंदर भी होता है। खास करके आज जब हम भारत की स्थिति देख रहे हैं कि जगह जगह जो नारे लगाए जा रहे हैं, सरतन से जुदा की बात की जा रही है, वो पीएफआई की बात हो या अलग अलग संगठनों की बात हो, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत पहले से एक आंतरिक युद्ध में है? भारत की आंतरिक सुरक्षा को आने वाले समय में किस तरह का खतरा देखते हैं आप? एक तो हमें अपनी बात को सुधार लेना पड़ेगा कि दंगों की संख्या नहीं बढ़ रही है भारत में। पीछे पहले जितने दंगे होते थे, जिस तरह की बातें आती थी, आज लॉ एंड ऑर्डर के मजबूत होने के कारण दंगे नहीं हो रहे हैं। प्रवृत्तियां हैं भारत के अंदर, कुछ कट्टरताएं बढ़ रही हैं, उसके साथ हम किस तरह का व्यवहार करें एक चिंता का विषय है।
और जिस समाज में कट्टरता यदि बढ़ रही है उस समाज को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। यदि समाज समरस रहकर विकास की ओर यदि जाना चाहता है, समाज समरस रहकर यदि धर्मनिरपेक्षता का जो उच्चारण करता है उसका पालन भी करना चाहता है, तो इन कट्टरताओं पर प्रतिबंध लगाना होगा और वो समाज लगाएगा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारी अशांतियों को दूर कर रहा है, परंतु एक बहुत बड़ा खतरा भी है। पहले हम कहीं एक टेररिज्म से लड़ ले रहे थे, परंतु अभी का जो समय है हम टेररिज्म से नहीं लड़ रहे हैं, वो एक छोटी चीज़ हो गई है। हम माओवाद से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो एक छोटी चीज़ हो गई है। हम वैचारिकता से लड़ रहे हैं, विचारों की संघर्ष से लड़ रहे हैं। दुनिया वैचारिकता से शून्य हो रही है, उसमें भारत की वैचारिकता विश्व के ऊपर आज भारी पड़ रही है। तो इस वैचारिकता के संकट से पश्चिम भी चाह रहा है, अरब भी चाह रहा है कि हम भारत की वैचारिकता को कैसे परास्त करें, नहीं तो ये हमको एक दिन, उसके समाज को तो भारत की वैचारिकता अपने आगोश में ला ही ली है और धीरे धीरे पूरी ये वैचारिकता जितनी दृढ़ होती जाएगी, पूरा विश्व मानवता के कल्याण के नीचे, मानवता के कल्याण के बैनर के नीचे एक हो सकता है। तब इनकी दुकानदारी जो विश्व को विभाजन करके विश्व के अंदर वैचारिकता के आधार पर जो विभाजन करके अशांति पैदा करते थे, शांति को चुनौती देते थे, वैश्विक मानवता को चुनौती देते थे, वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए आज वैचारिक संघर्षों से हम चिंतित हैं कि इस विश्व में वैचारिकता की शून्यता को किस तरह से समरसता में भरा जाए, कट्टरता वहाँ नहीं खड़ी हो, ये चिंता का विषय है। इन सभी चुनौतियों के बीच, इन सभी परेशानियों के बीच भी आज हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम अखंड भारत की परिकल्पना रखते हैं। आपके अनुसार ये अखंड भारत क्या है, और अगर भारत अखंड हो जाता है तो उस अखंड भारत का स्वरूप क्या होगा, अखंड भारत कैसा होगा? एक बात ध्यान रहे, विभाजन को कोई नहीं भूलता है। हमारे घर के अंदर भी यदि विभाजन होता है तो याद रहता है सदियों तक कि इस घर में हम इस रूम में कभी बैठते थे। वो भूलने की बात नहीं है। यदि भूल जाए जो समाज, वो समाज जो है अपनी जड़ से कट जाता है। दूसरी बात आपने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा कि 1947 15 अगस्त जो आज हमारा विभाजन हुआ है, इसी रूप में भारत नहीं रहेगा एक लंबे समय तक। एक लंबे समय के भारत के बाद भारत फिर से एक नए स्वरूप में आएगा। आज दिखाई पड़ रहा है कि भारत एक नए स्वरूप में खड़ा होने की स्थिति में आ चुका है। जिस श्रीलंका ने हैबेनटोटा का समझौता किया, उसको अनुमति दी, सारी बातें की, आज वही उसके शिप को आने पर रोक लगा रहा है। एक स्थिति हैबेनटोटा में ये भी आ चुकी है। जो 15 अगस्त को विभाजन हुआ, जिन लोगों ने विभाजन किया, विभाजन करके बड़ी खुशी मन से जाकर नारा लगाते हुए पाकिस्तान का निर्माण किया होगा, आज वही कहते हैं कि हम पाकिस्तान में असुरक्षित हैं और हमको मुजाहिदीस्तान चाहिए। आज उनका नेता यही बात कर रहा है। आज जिनको लगता है कि हमने पाकिस्तान तो उस समय स्वीकार कर लिया, परंतु हमारी पहचान ही गुम हो गई, हमारी अस्मिता गुम हो गई, हमारी ऑटोनोमी जो है, हमारा जो है सोवरनिटी समाप्त हो गई। तो कहीं बलूच आंदोलन है, कहीं जीए सिंध है, कहीं वज़ीरिस्तान का है, कहीं वलरिस्तान का है, कहीं शारदा पीठ का है। किसी ने अपने को, अपनी पहचान को खड़ा करके आज अपने नए स्वरूप बांग्लादेश के रूप में खड़ा कर लिया। तो ये भारत का स्वरूप जो था पहले का, वो जो विकृत हुआ, आज फिर एक नए स्वरूप में खड़ा हो सकता है। हो सकता है कि यूरोप के 34 देश अभी बॉर्डरलेस हो सकते हैं, बिना वीजा के हो सकते हैं, बिना पासपोर्ट के हो सकते हैं। तो हम ये 10 कंट्री, 11 कंट्रीज
जो बलूचिस्तान भी हो सकता है जो अपनी पहचान के साथ खड़ा होगा, जो वह जियो सिंध हो सकता है अपनी पहचान के साथ खड़ा, वजरिस्तान हो सकता है फाटा और पश्चिमिस्तान लेकर, वलरिस्तान हो सकता है बाल्टिस्तान को लेकर और गिलगिट को लेते हुए, पीओके जो कि अपनी मूल में ही जोड़ना चाह रहा है। तो हम इसके साथ बॉर्डरलेस किसी एक मुद्रा के चलन में किसी अपनी रक्षात्मक पॉलिसी, सुरक्षा की एक पॉलिसी के अधीन एक साथ बैठकर अपनी सुरक्षा की पॉलिसी के अधीन में आकर हम तो 10-11 होंगे, 10-11 आराम से जो है व्यवहार कर सकते हैं। ये चिंता का विषय नहीं है। निकट भविष्य में हो सकता है कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि तो हम भी तो 70-75 वर्ष ही पूरा किए हैं आज़ादी के, और एक राष्ट्र के लिए 75 वर्ष एक लंबा समय नहीं है, बहुत छोटा समय है। और शायद भारत अपनी आज़ादी का जब 100वां वर्ष मनाए, स्वर्ण जयंती मनाए, तो हो सकता है कि एक नए रूप के साथ सामने आ जाए। गोलोक जी, एक और प्रश्न जो मेरे मन में सबसे ज़्यादा तीव्रता से है कि अगर आज के समय में, वर्तमान समय में हम बात करें कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो आपके हिसाब से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आज कट्टरता का बढ़ना विभिन्न समुदायों में, ये हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के लिए चुनौतियां हैं। भारतीय समाज, जिन समाजों में इस तरह की कट्टरता बढ़ रही है, उसको दायित्वपूर्ण होना पड़ेगा, उसको सजग होना पड़ेगा, अपनी कट्टरता को स्वयं खंडित करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इससे हमारे दर्शकों की भी बहुत सारी जिज्ञासाओं का, समस्याओं का समाधान हुआ होगा। अगर आप लगातार इस तरह के इंटरव्यूज़, इस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आयुध से जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।